सुप्रभात बच्चों। क्लास 8 के इतिहास की कक्षा में आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इतिहास का दूसरा चैप्टर कंपनी की सत्ता का उद्भव एवं विकास पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं। 18वीं सदी के उत्तरार्ध में भारत की राजनीतिक स्थिति अत्यधिक अस्थिर थी। मुगल बादशाहों में औरंगजेब आखिरी शक्तिशाली बादशाह था। 1707 में उसकी मृत्यु के बाद दिल्ली की गद्दी के उत्तराधिकारी के हेतु लगातार युद्ध होने लगे। मुगल दरबार की भी तुरानी, ईरानी, अफगान व हिंदुस्तानी समूहों में बट गया, जो प्रायः आपस में लड़ते व षड्यंत्र बुनते रहते थे। औरंगजेब की मृत्यु के 50 वर्ष के अंदर ही एक के बाद एक 9 मुगल शासक उत्तराधिकारी हुए। तो चलिए पहले इसको हम लोग समझ लेते हैं। 18वीं शताब्दी में भारत की राजनीतिक स्थिति जो थी बिल्कुल अस्थिर थी। क्योंकि अंतिम मुगल शासक में औरंगजेब जो था वो आखिरी या अंतिम शक्तिशाली बादशाह था। उसके बाद ऐसा कोई शासक या उसका कोई उत्तराधिकारी ऐसा शक्तिशाली नहीं रहा जिसने भारत पर सशक्त रूप से शासन करे। तो 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई तो उसकी मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारी के लिए, उसकी गद्दी पर बैठने के लिए मुगल बादशाहों में ही आपस में युद्ध होने लगा और मुगल दरबार जो है वो कई भागों में बट गया, जैसे तुरानी, ईरानी, अफगान, हिंदुस्तानी, इस तरह से 4 वर्गों में बट गया और ये लोग आपस में ही गद्दी के लिए लड़ते रहे, उत्तराधिकारी बनने के लिए लड़ते रहे, एक दूसरे के साथ संघर्ष करते रहे, षड्यंत्र करते रहे। यही कारण था कि औरंगजेब की मृत्यु के 50 वर्ष के अंदर ही एक के बाद एक ऐसे करके 9 मुगल शासक उत्तराधिकारी बन गए। 50 वर्ष के अंदर 9 मुगल शासक उत्तराधिकारी बने। औरंगजेब तक इस तरह की शासन व्यवस्था मुगल काल में नहीं थी, लेकिन औरंगजेब की मृत्यु के बाद ही ऐसी स्थिति आई। कमजोर शासन सत्ता पड़ गई, जिसका लाभ विदेशी आक्रमणकारियों ने खूब उठाया। अब केंद्र के कमजोर होने का लाभ उठाते हुए अवध, बंगाल और दक्कन के मुगल गवर्नरों ने अपने आप को केंद्रीय सरकार के प्रभुत्व से स्वतंत्र कर लिया। वो अलग हो गए, वो स्वतंत्र हो गए। अब उनको लगा कि अब इनके साथ रहना हमारे लिए लाभदायक नहीं है, ये हमारी सुरक्षा नहीं कर सकते हैं। उसके बाद भारत की विशाल संपदा, काफ़ी संपन्न भारत, हर तरह से संपन्न भारत था। इससे आकर्षित होकर और राजनीतिक अस्थिरता का लाभ उठाकर विदेशी आक्रमणकारियों का आक्रमण बार बार होता रहा। उसी क्रम में 1739 ईस्वी में नादिर शाह भारत पर आक्रमण किया और यहाँ आकर नादिर शाह उसने खूब लूटपाट मचाया। भारत से बहुत से कीमती सामान, धन दौलत लूटे, बहुत से लोगों की हत्या हुई। तो इसका बहुत बड़ा ये जो है उसका असर भारत के लोगों पर पड़ा। उसके बाद अहमद शाह अब्दाली 1747 ईस्वी से 1767 के मध्य भारत पर आक्रमण किया। इसका परिणाम भारत की आर्थिक स्थिति और सैनिक शक्ति काफ़ी प्रभावित थी इससे, क्योंकि एक के बाद विदेशी आक्रमण होते रहे। इसमें बहुत से सैनिकों की हत्या हुई, बहुत से लोगों की हत्या हुई, जान माल का नुकसान हुआ, बहुत से धन दौलत लूटे गए, इस पे खर्च किए गए। तो इसका बहुत बुरा असर भारत के लोगों पर पड़ा और इसी का लाभ उठाकर अन्य विदेशी ताकतों ने भी भारत पर आक्रमण करना शुरू कर दिया और उनके आने के रास्ते भारत में खुल गए। उसी क्रम में भारत में पुर्तगाली लोग आए, जो भारत में व्यापार करने के लिए आए थे। ऐसे तो भारत में पुर्तगाली प्राचीन काल से भारत में
पश्चिमी देशों के साथ वाणिज्यिक संबंध रहे हैं। ये सिंधु घाटी सभ्यता के समय से ही उससे पहले भी देखा गया है। सशक्त नौसेना के अभाव में मुगल शासक समुद्र तटों की रक्षा करने में नाकामयाब रहे। अब भारत पश्चिमी देशों के साथ व्यापार करता आ रहा था प्राचीन समय से ही, और आधुनिक काल 18वीं शताब्दी में यानी भारत की नौसेना सशक्त नहीं थी, क्योंकि इसकी हर तरह की सैनिक शक्ति विफल हो रही थी। कमजोर शासन सत्ता के कारण, कमजोर राजस्व के कारण विफल हो रही थी। ऐसा कोई सशक्त नौसेना नहीं था जो समुद्र तटीय भारत के समुद्र तटीय क्षेत्रों की रक्षा कर सके, विदेशी व्यापारियों को आने से रोक सके और विदेशी आक्रमणकारियों को रोक सके। इसी का लाभ उठाकर इसलिए यूरोपीय ताकतें जो भारतीय व्यापार व समृद्ध प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण हेतु लड़ रही थी। भारत में इस तरह की स्थिति थी 18वीं शताब्दी में, और उसी समय यूरोप में पुनर्जागरण का काल चल रहा था। तो जो भारतीय व्यापार समृद्ध प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण हेतु लड़ रही थी, उनके लिए भारतीय समुद्र तट आसानी से सुलभ हो गए, और यूरोप में पुनर्जागरण का काल था। वो लोग भौगोलिक खोज 15वीं सदी के आखिरी दशक में वो लोग भौगोलिक खोज कर रहे थे, अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते थे, व्यापार करना चाहते थे, अधिक से अधिक लाभ उठाना चाहते थे। इसी का क्रम में क्या हुआ कि वास्को डी गामा एक पुर्तगाली नाविक था जो भारत में पहुंचने के लिए एक नया समुद्री मार्ग खोजा। वो 20 मई 1498 ईस्वी को कालीकट तट पर अपने 4 जहाज और 118 नाविक को लेकर पहुंचा। यहाँ ये केरल के निकट है कालीकट बंदरगाह, वहाँ ये पहुंचा समुद्री रास्ते के द्वारा। तो वहाँ के एक राजा थे हिंदू जिनका नाम था जैमोरिन, उसका वास्को डी गामा का खूब स्वागत किए, क्योंकि इसने नया समुद्री मार्ग भारत में आने का खोजा था। तो वो लोग भारत में व्यापार करने की दृष्टि से आए थे। जब वो वापस जाने लगा तो यहाँ से बहुत अच्छे किस्म के मसाले और अन्य सामानों को अपने साथ ले गया और यूरोप के देशों में इसको बेचा। तो वहाँ उसको अत्यधिक लाभ हुआ। उसके पूरे खर्च को हटाने के बाद भी 60% के लगभग इसको मुनाफा हुआ, जिसके कारण अन्य पुर्तगाली व्यापारी भी आकर भारत में व्यापार करना चाहते थे और करने लगे। और उन लोगों का बस ये मकसद था कि भारत में जाकर ज़्यादा से ज़्यादा हम व्यापार करें, अपनी कंपनी स्थापित करें, ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाएं। और भारत के लोग भी ये चाहते थे, भारत के राजा, कि वो लोग आकर हमारे सामानों को खरीदें और जिससे भारत को भी लाभ हो। तो ये व्यापार करने की दृष्टि थी, लेकिन धीरे धीरे वो लोग अपना प्रभुत्व भारत में जमाने लगे। देखिए इस चित्र में दिखाया गया है कि कैसे भारत में पुर्तगाली नाविक जो वास्को डी गामा था वो किस रास्ते होकर भारत में पहुंचा, वही इसमें समुद्री मार्ग के द्वारा जो पहुंचा है उसी को इस चित्र में दिखाया गया है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आगे हम लोग अगले पेज को कवर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।